नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आज हम बाल मनोविज्ञान विषय के अधिगम तथा उसके नियम को पढ़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। दोस्तों, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अधिगम के बारे में कि अधिगम क्या है अधिगम। तो अधिगम के बारे में पढ़ते हैं कि यह अधिगम जो है यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम जो है वो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब कि जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक अधिगम चलता ही रहता है। मतलब अधिगम का मतलब हो गया सीखना हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। और इसको और अच्छे समझते हैं, जैसे अधिगम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण है। दोस्तों, अधिगम जो है यानी सीखना जो है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण को भी कहते हैं अधिगम। और अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन भी आता है। दोस्तों, जरूर आता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं आता? सीखने से ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। और समायोजन में अधिगम बहुत सहायता प्रदान करता है। समायोजन में अधिगम हमारा सहायता प्रदान करता है। अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं होते। दोस्तों, अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं होते हैं। जबकि विकास भी हमारे जीवन पर्यंत चलती प्रक्रिया और अधिगम भी हमारे जीवन पर्यंत चलती है प्रक्रिया, लेकिन फिर भी एक दूसरे के पर्याय नहीं होते। ध्यान रखना दोस्तों, ये आता है क्वेश्चन, अधिगम एक दूसरे के पर्याय हैं या नहीं हैं। इससे क्वेश्चन सही या गलत में आ सकता है। ध्यान रखेंगे कि अधिगम और विकास एक दूसरे के पर्याय नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं हम अधिगम की कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लेते हैं कि जैसे गेट्स महोदय कहते हैं अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, कैसे? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। कैसे दोस्तों? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा ही व्यवहार में रूपांतर लाना, मतलब अंतर रूप में अंतर लाना ही अधिगम है। ये कहते हैं कि अनुभव प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना अधिगम है। ये गेट्स महोदय कहते हैं। अब आते हैं क्रो एंड क्रो महोदय क्या कहते हैं। क्रो एंड क्रो जी कहते हैं अधिगम आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। बहुत सिंपल परिभाषा, अधिकतर पूछी जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। अधिगम जो है आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम आदत ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो ये हो गया क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आते हैं वुडवर्थ महोदय के अनुसार। तो वुडवर्थ महोदय कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। दोस्तों, ये कहते हैं वुडवर्थ महोदय ये कहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं स्किनर महोदय ने क्या कहा। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है मतलब अपने प्रगति उत्पन्न करता है। प्रगति, हर चीज़ में प्रगति होती है। सीखना वह प्रक्रिया जिससे हमारी प्रगति होती है, मतलब प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है मनुष्य, वह प्रक्रिया है सीखना, स्किनर महोदय कहते हैं। अब कहते हैं जेपी गिलफोर्ड महोदय ने कहा कि व्यवहार के फलस्वरूप, बहुत ही अच्छी परिभाषा दी इन्होंने, व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी भी प्रकार में के परिवर्तन आना ही, मतलब व्यवहार के फलस्वरूप ही और व्यवहार में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है। इन्होंने कहा कि व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का आना ही अधिगम है। व्यवहार को इन्होंने कहा जेपी गिलफोर्ड महोदय ने कि व्यवहार के फलस्वरूप में व्यवहार में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का आना ही अधिगम है। ये कहते हैं जेपी गिलफोर्ड महोदय। अब आते हैं क्रोनबेके महोदय। क्रोनबेके जी ने कहा था कि अधिगम जो है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। क्या? अधिगम जो है अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन द्वारा प्रदर्शित होता है। ये क्रोनबेके जी ने कहा था। अब आते हैं हिलगार्ड महोदय ने क्या कहा सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और परीक्षण द्वारा उद्भव होता है। क्या होता है? अभ्यास और परीक्षण द्वारा उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। इन्होंने व्यवहार में परिवर्तन को इन्होंने भी कहा।
जेपी गिलफोर्ड भी ने कहा था, इन्होंने भी कहा कि सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास और परीक्षण द्वारा उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये घिलगाड़ महोदय ने कहा था। तो इस तरह से हमारी परिभाषाएं खत्म हुई। अब आते हैं दोस्तों अधिगम के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। तो थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम दिए गए दोस्तों। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए और दो प्रकार से उन्होंने नियम दिए। एक थे उनके प्राथमिक नियम जिन्हें मुख्य नियम भी कहते हैं, और दूसरे थे द्वितीयक नियम या गौड़ नियम। तो सबसे पहले हम प्राथमिक नियम की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो प्राथमिक जो नियम थे, जो हमारे मुख्य नियम थे, वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे दोस्तों? पहला था हमारा तत्परता का नियम। कौन सा? तत्परता का नियम। तो तत्परता का नियम क्या कहता है, तो उसको समझेंगे। जैसे विद्यार्थी जब तक सीखने के लिए तत्पर ना हो वह सीख नहीं सकता। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जब तक सीखने के लिए तत्पर ना हो वह सीख नहीं सकता। मतलब जब तक उसको तत्पर नहीं होता, अपने आप से मन से नहीं तत्पर होता, तो वह सीख नहीं सकता, उसको सीखने में मन ही नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये हो गया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये हो गया। अब आते हैं अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम में कहते हैं विद्यार्थी अभ्यास करके सीखता है। अब विद्यार्थी जो है अभ्यास करके ही सीख सकता है, इससे ज्ञान स्थायी होता है। मतलब कि जितना अभ्यर्थी अभ्यास करेगा उतना अच्छे से सीखेगा और उतना ही उसका ज्ञान स्थायी होता चला जाएगा। मतलब उसमें निपुणता आती जाएगी, उसमें निपुणता आता जाएगा। करत करत अभ्यास थे, हमने सुना ही है। जड़मत हो सुजान रसरी यावत जाते सिर पर निशान, हमने सुना जैसे। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा कि अभ्यास करते करते वह सीख जाएगा और उसका ज्ञान स्थायी हो जाएगा। यही अभ्यास का नियम कहता है। और ऐसे आता है फिर प्रभाव का नियम तीसरा। प्रभाव का नियम क्या कहता है दोस्तों कि प्रभाव सकारात्मक होता है। अगर कि प्रभाव सकारात्मक होता है तो वह कार्य बार बार करेंगे। अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उसका उससे प्रभाव जो प्राप्त होगा वो सकारात्मक प्राप्त हो जाए, उसको उससे सुख की प्राप्ति हो, उसको मतलब अच्छा उसको प्राप्त हो, तो वह कार्य बार बार करेगा। अगर उसी जगह यदि उसको नकारात्मक या उसका कुछ बुरा हो जाए उसी कार्य से, तो वह कार्य बार बार वो नहीं करेगा। मतलब वो कार्य वहीं पर रोक देगा दोस्तों। तो कहता है कि प्रभाव सकारात्मक होगा तो वह कार्य बार बार होगा, और नकारात्मक होगा तो कार्य वह नहीं करेगा। तो यह प्रभाव का नियम हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम द्वितीयक नियमों के अनुसार। द्वितीयक नियम क्या क्या है दोस्तों? तो द्वितीयक नियम में पहला नियम आता है आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम, तो आंशिक क्रिया का मतलब क्या हो गया कि किसी भी विषय वस्तु को टुकड़ों में बांटकर सीखना। मतलब कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको हम टॉपिक वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ेंगे, यह हमारा आंशिक क्रिया का नियम हो गया। उसको धीरे धीरे एक एक पॉइंट से सीखते चले जाएंगे, वो हमारा आंशिक क्रिया का नियम हो गया। यह हमारा पहला नियम द्वितीयक नियम में हो गया। अब दूसरा आता है समरूपता का नियम या सादृश्यीकरण का नियम। समरूपता या सादृश्यीकरण का नियम, तो इसमें कहता है कि जब किसी समस्या के आने पर उसका हल करें, जब कोई समस्या आ गई उसका हल कर लिया जाए। अब दोबारा भी वैसी समस्या हमारे सामने आ जाए दोस्तों, दोबारा भी वैसी समस्या हमारे सामने आ जाए तो उसी प्रकार हल करने का प्रयास जैसे पहले किया था, तो ये हमारा समरूपता का नियम हो गया। मतलब हमने एक समस्या पहले आई उसको हमने हल कर लिया, अब दोबारा वैसी ही समस्या आ गई हमारे सामने तो हम फिर से उसी समस्या को, उसी पहले वाली समस्या को जैसे हल किया तो उसी तरह हल करें, तो ये हमारा समरूपता का नियम कहलाएगा दोस्तों। क्या? उसी प्रकार की समस्या आ जाने पर उसी प्रकार हल करना जैसे पहले किया था, वही हमारी समरूपता का नियम कहलाता है। सादृश्यीकरण या समरूपता, जो पहले हम कर चुके हैं वही दोबारा से वैसे हल करना। अब हमारा आता है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसमें कहता है एक ही काम को करने के कई प्रकार होते हैं। बहु अनुक्रिया का मतलब बहुत सारी क्रियाएं, तो एक ही कार्य को करने के लिए कई प्रकार होते हैं, उनमें से सबसे सरल तरीका अपनाते हुए कार्य को करना बहु अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। हमारी बहुत एक कार्य को करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, मतलब कई प्रकार से हम किसी कार्य को कर सकते हैं, उनमें से सबसे सरल तरीका ढूंढना जिसमें हमें सबसे आसानी हो कार्य करने में, तो वो कार्य करना, वो उस तरह से कार्य करना बहु क्रिया का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। बहु क्रिया का सिद्धांत कहलाता है, मतलब छांटना हमें सबसे सरल कार्य को, तो हमारा बहु क्रिया का सिद्धांत हो गया। अब आता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, तो यह कहता है यदि किसी कार्य को करने का मन है तो हम उसे कार्य को कर सकेंगे। मतलब मनोवृत्ति का मतलब अंदर से मन होना,
मतलब कि किसी कार्य को करने का अगर तुम्हें मन है, किसी को भी मन है भाई, किसी को भी मन है तो वो कार्य वो जरूर करके रहेगा, अगर मन नहीं है तो नहीं करेगा। तो ये हो गया मनोवृत्ति का या प्रवृत्ति का नियम। अपने अंदर से अगर मन आता है हमें कि कार्य करना है तो करके रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया मनोवृत्ति या प्रवृत्ति का नियम। अब आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम कहता है कि व्यक्ति को जब विशेष चीज़ के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाए, जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष चीज़ के लिए प्रशिक्षित कर दिया जाए या उसको कौशल प्राप्त हो इसी चीज़ में, तो वह समय आने पर वैसे ही कार्य करता है जैसे प्रशिक्षित किया गया है। मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे हम कहीं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जैसे बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, तो हम अगर आगे जब बच्चों हम सरकारी टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो हम वही जो प्रशिक्षण में सिखाया गया था उसी का यूज करके हम पढ़ाएंगे। तो यही हो गया साहचर्य परिवर्तन का नियम हो गया दोस्तों। क्या हो गया? साहचर्य परिवर्तन का नियम। अब आते हैं हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षार्थी संबंधित कारक। जो शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम को प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बुद्धि। बुद्धि, शिक्षार्थी की अगर बुद्धि जैसी है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी अधिगम को। अगर उसकी बुद्धि अच्छी है तो अच्छे से सीखेगा, बुद्धि कम है अगर वो और जड़ बुद्धि का है तो बहुत देर में सीखेगा। ये सब चीज़ें बुद्धि डिपेंड करती है, इसका मतलब है अधिगम पर। अब शारीरिक स्वास्थ्य हो गया। शारीरिक स्वास्थ्य दोस्तों, अगर शिक्षार्थी है, हमारा छात्र है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो उसको पढ़ने में मन लगेगा, अधिगम में मन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी वही चीज़ है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर दिमाग उसका तेज है, मानसिक संतुलन सही है तो सही से पढ़ेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। अभ्यास की कमी, मतलब अगर वो अभ्यास अगर करता जा रहा है तो उसका अधिगम अधिक प्रभावित होगा, मतलब अच्छे से सीखेगा। अगर अभ्यास नहीं कर रहा, यही अभ्यास का नियम भी कहता है कि अभ्यास नहीं कर रहा तो धीरे धीरे कम सीखेगा दोस्तों, बाद देर तक सीखेगा। अभ्यास करता जा रहा है तो अच्छे से वो निपुण हो जाएगा उस चीज़ में। अब आता है परिपक्वता की कमी। अगर कोई छात्र या शिक्षार्थी हमारा परिपक्व, किसी भी चीज़ में परिपक्व में कमी है उसमें, तो वह अधिगम धीरे से होगा, उसका सीखना की प्रक्रिया धीरे धीरे होगी। अगर वह परिपक्व हो चुका है तो वह अच्छे से सीख लेगा दोस्तों। कैसे? अच्छे से सीख लेगा। अब आता है अध्यापक संबंधी कारक। अगर हम देखते हैं तो अध्यापक संबंधी कारक में आता है अध्यापक का व्यवहार। दोस्तों अध्यापक का व्यवहार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे अधिगम में। अध्यापक अगर अच्छे स्वभाव का है तो बच्चों को अच्छे से सिखाएगा, अच्छी शिक्षा देगा, तो वहाँ पे अधिगम अच्छे से होगा। वहाँ पे शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो अध्यापक हमारा शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, अगर अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा तो अधिगम अच्छी तरीके से होगा। अगर वहीं पर गंदी शिक्षण विधियाँ या ऐसी शिक्षण विधियाँ यूज कर रहा है जिससे बच्चों को समझना है तो वहाँ पर अधिगम धीमे होगा। और विषय वस्तु का ज्ञान ना होना, अगर विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो अधिगम हमारा सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा दोस्तों। विषय वस्तु का ज्ञान होना इसलिए बहुत ज़रूरी है अधिगम के लिए। और शिक्षक के संवेग भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं हमारी अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षक के संवेग ही हमारे अधिगम प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और अगर आता है हमारी पाठ्यक्रम संबंधी कारक की बात करें, पाठ्यक्रम संबंधी या विषय वस्तु या पाठ्यक्रम संबंधी कारक, तो पाठ्यक्रम का रुचिपूर्ण ना होना। अगर पाठ्यक्रम हमारा है वो अगर रुचिपूर्ण नहीं है, बच्चों के रुचि से मिलता हुआ नहीं है पाठ्यक्रम, तो उसमें बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे और अधिगम प्रक्रिया धीमे होगी या बहुत बेकार तरीके से होगी। दूसरा आता है बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम होना, मतलब बच्चे का जो मानसिक स्तर है उसके लेवल में होना चाहिए पाठ्यक्रम। ये नहीं कि बच्चा हमारा कक्षा 1 में पढ़ रहा है और पाठ्यक्रम हमारा कक्षा 10 का चल रहा है, तो हमारे उससे में अधिगम अच्छे से हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। अब पाठ्यक्रम में सरल भाषा का प्रयोग, पाठ्यक्रम में बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, जिससे बच्चों को भाषा समझ में आ जाए, बच्चे समझ सकें कि क्या कह रहा है, तो उससे अधिगम अच्छी तरीके से होगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारे अधिगम के जो प्रभावित करने वाले कारक थे वो भी खत्म होते हैं। अब आते हैं अधिगम के स्तर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका सीरियल पूछा जाता है, सीखने के स्तर क्या हैं। सीखने के स्तर हमारे 3 हैं दोस्तों। पहला ग्रहण करना यानी अचीव, दूसरा धारण करना यानी स्टोर यानी प्रत्यय स्मरण, तीसरा हो गया रिकॉल। अचीव स्टोर रिकॉल याद रखेंगे दोस्तों, अचीव स्टोर रिकॉल, अचीव स्टोर रिकॉल। ग्रहण करना, धारण करना, प्रत्यय स्मरण करना, इसका सीरियल पूछ सकता है दोस्तों। और स्तर पूछ सकता है कि कितने स्तर हैं सीखने के, तो सीखने के 3 स्तर, अचीव स्टोर रिकॉल दोस्तों। इस तरह से अधिगम और उसके प्रकार खत्म समाप्त होते हैं दोस्तों। और उसके
अब हम इसके अधिगम के स्थानांतरण और इसके आगे चर्चा बाद में अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उसको अच्छे से समझ सकें दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।